हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर और आज हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। वो क्या फैक्टर्स थे या वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से यूरोपियंस को लगा, जैसे यूरोपियंस कंपनीज जो थी, पोर्चुगीज़, इंग्लिश, डच, जो चाह रही थी कि हम इंडिया में आके ट्रेड करें, और उन्होंने ट्रेड किया भी। राइट, विल सी कि कहाँ वो ट्रेड से शुरुआत करते करते वो इंडिया में रूल करने लगे। और फिर हम देखेंगे कि विल थ्रो सम लाइट ऑन दीज थिंग्स कि क्या हुआ, इंडिया के पास क्या ऐसी चीज़ थी जिसने अट्रैक्ट करा यूरोपियंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट thing says the landing of Vasco da Gama at Calicut in 1498 with 3 ships is generally regarded as the beginning of new era in world history, especially in relation between Asia and Europe. ये क्यों कहा गया कि ये एक नया एरा, एक नए वक्त की शुरुआत होती है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये इसलिए कहा गया कि हम देखते हैं कि पहले जो सी रूट था वो मोनोपोलाइज था, जहाँ पर अरब्स ने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन जैसे ये एरिया डिस्कवर होता है, हम देखते हैं कि एक नया सी रूट मिल जाता है यूरोपियंस और इंडियंस को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए। डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, जिसने क्या करा, एक बिग ब्लो दिया किसको? मुस्लिम्स को, द अरब्स को, द टर्क्स को, हु वर द ट्रेडिशनल एनिमीज ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियनिटी के बहुत खिलाफ थे, हम कह सकते हैं दोनों में दुश्मनी बहुत थी। तो अब इससे क्या हुआ, एक जो लिंक था, एक डायरेक्ट सी लिंक बन गया बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। जो वर्चुअल मोनोपोली थी अरब्स की, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये जो जैसे इंडिया में वास्को डी गामा आते हैं अपनी 3 शिप्स के साथ, उसे हम बोलते हैं द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एक ये रीज़न था। देन विल टॉक अबाउट दैट ब्रिटिशर्स वर नॉट ओनली द ट्रेडिंग नेशन। ठीक है, इकलौते ब्रिटिशर्स नहीं आए थे भाई इंडिया में रूल करने के लिए, देयर वर अदर यूरोपियन कंट्रीज। अब यहाँ पर यह है कि सर्वाइव कौन कर पाया? सर्वाइव ब्रिटिशर्स कर पाए, इसलिए वो हमारे ऊपर रूल करते रहे। लेकिन देयर वर अदर कंपनीज लाइक पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, हु एस्पायर टू इस्टेब्लिश कमर्शियल रिलेशंस विद इंडिया। ठीक है, और जो पोर्चुगीज़ थे, दे वर द फर्स्ट टू केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन सर्कमस्टांसेस ने, हालातों ने, सिचुएशंस ने उन्हें इस चीज़ का मास्टर बना दिया ऑफ दिस वास्ट कंट्री। देन वीक रूलर्स एंड फ्रेगमेंटेशन। अब क्या हो रहा था कि औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। ठीक है, एज ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया। बट उनकी डेथ के बाद 1705 में क्या होता है कि जो मुग़ल गवर्नर्स थे, बिग ज़मींदार्स थे, उन्होंने क्या करा, वो आपस में बट गए, फैक्शंस में डिवाइड हो गए, अपने अपने उन्होंने रीजनल किंगडम्स बनाने की शुरुआत कर दी। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जब एम्पायर छोटे छोटे पार्ट में टूट के बट जाता है, जिसकी वजह से जो यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। एक कंसोलिडेटेड, एक यूनिटी वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो ये कब हुआ? जब इंडिया में वीक रूलर्स थे, फ्रेगमेंटेशन था, यूनिटी नहीं थी, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। जो हम बोल सकते हैं कि औरंगज़ेब के बाद जो बाकी लेट मुग़ल रूलर्स थे वो काफ़ी वीक थे, उनकी स्ट्रैटेजीज़ इतनी अच्छी नहीं थी जिससे कि वो आपस में बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को मौका मिला कि चलो भैया, इनमें तो आपस में ही इतने फैक्शंस हैं, अब हम इन पे रूल करेंगे। कॉन्स्पिरेसीज बहुत हो रही थी मुग़ल कोर्ट में, जो नोबल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। राइट, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, और जो डिसीजंस था, नोबेल बिगैन टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ मुग़ल रूलर्स। वो मतलब मुग़ल रूलर्स के बिहाफ पे अपना जो है फैसला ले रहे थे। तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। वीक सक्सेसर्स की हमने बात करी, जो इंटीग्रेशन था, जो सेंट्रलाइजेशन था मुग़ल पॉलिटी का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। बहुत इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, तो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा फैक्शंस में ये बट चुका था। देन विल टॉक अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ इंडिया।
वन ऑफ द मेन रीज़न जिसने अट्रैक्ट करा यूरोपियंस को. अब ऐसे ही थोड़ी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि चलो भाई इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं, नहीं, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी वेल्थ थी, इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया डैट अट्रैक्टेड, जिसने आकर्षित करा किसको, यूरोपियंस को, कि वो इंडिया में आएँ और यहाँ पर ट्रेड करें, यहाँ पर आके फ़ायदा उठाएं. राइट, जो वो अकाउंट्स पढ़ रहे थे मार्को पोलो और जो भी अदर सोर्सेज थे, वहाँ से उनको ये इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही थी कि इंडिया के पास बहुत वेल्थ है. जैसे उन्हें सोन चिड़ैया भी बोला जाता था, सोने की चिड़िया है इंडिया. फिर हम देखेंगे हैवी डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंडिया में जो सिल्क था, जो स्पाइसेस थे, जो वेरियस स्टोन्स थे, मेटल्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन लिया किसका, यूरोपियन ट्रेडर्स का, फ्रॉम द अर्ली मिडीवल पीरियड. जब हम मिडीवल पीरियड में बात करते हैं, मुग़ल की, द सल्तनत पीरियड, तो उनको लगता है कि भाई इनके पास तो बहुत वेल्थ है और बहुत सिल्क है, बहुत प्रीशियस मेटल स्टोन्स हैं. तो अब क्या था, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी. इस वजह से इनको ये लगा कि अब हमें इंडिया में ही ट्रेड करना है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द यूरोपियंस टू केम टू इंडिया. फिर हम देखेंगे एडवांसमेंट इन नेविगेशनल टेक्नोलॉजीज़. अब ये हो रहा था, यूरोपियंस अपना एक डायरेक्ट ट्रेड बना नहीं पा रहे थे इंडिया में, राइट, इन रिलेशन विद इंडिया, एज ऑल द मेजर लैंड रूट्स टू दिस कंट्री वर देन कंट्रोल बाय द अरब्स. ठीक है, अब रेड सी को कौन कंट्रोल कर रहे थे, अरब्स कंट्रोल कर रहे थे. तो उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई नेवल पावर नहीं थी जिसकी वजह से वो इंडिया में आ सके. लेकिन क्या होता है, 15 सेंचुरी में यूरोप अचीव कर लेता है, क्या अचीव कर लेता है, एडवांसमेंट, अपने आप को डेवलप कर लेता है शिप बिल्डिंग में और नेविगेशन में, जिसकी वजह से वो इंडिया में डायरेक्ट सी रूट रिलेशन डेवलप कर पाते हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था. फिर हम बात करेंगे क्वेस्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट. हमें अपनी मार्केट को भी एक्सपैंड करना है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रेटली इंक्रीज द इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन सोसाइटीज़ अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट सपोर्ट एंड नीड फॉर मार्केट एक्सपेंशन टू फुलफिल देयर कैपिटलिस्ट डिज़ायर. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू थी वो भी बढ़ गई, मिलिट्री भी बढ़ गई, पॉलिटिकली भी बढ़ गई, जिसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटीज़ को लगा कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, अब हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, अब हमें यहाँ पे थम नहीं जाना है, अब हमें अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना है. और हम जब एक्सपैंड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा और हमारा जो एक कैपिटलिस्ट डिज़ायर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो फुलफिल होगा. तो फिर क्या था कि उन्हें अपना जो मार्केट है, अपनी जो टेरिटरीज़ हैं, उसे भी एक्सपैंड करना था. और ये भी एक रीज़न था यूरोपियंस का इंडिया में आने का. तो आज के लिए बस इतना ही. और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे पोर्चुगीज़ इंडिया में आते हैं. राइट, हम देखेंगे कि कैसे, क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से यूरोपियन सिर्फ इंडिया में आए और उन्होंने अपना ट्रेड इंडिया में शुरुआत करी. टिल देन, थैंक यू.